नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। बिहार विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकार के लिए हुए चुनाव के बाद मतगणना में कटिहार और पूर्णिया से भाजपा ने जीत दर्ज करी है। वहीं मुंगेर की सीट राजद के हिस्से में आई है। कटिहार से तीसरी बार एनडीए की ओर से भाजपा प्रत्याशी अशोक अग्रवाल ने जीत दर्ज की है। वहीं पूर्णिया से भाजपा प्रत्याशी दिलीप कुमार जायसवाल भी तीसरी बार विजय हुए, जबकि मुंगेर सीट से अजय कुमार सिंह विजय हुए हैं। बिहार विधान परिषद स्थानीय प्राधिकार के मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा निर्वाचन क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अजय कुमार सिंह विजय हुए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जनता दल यूनाइटेड के संजय प्रसाद को 1225 मतों के अंतर से पराजित किया। इसके साथ ही इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार गुड्डू यादव तीसरे स्थान पर रहे। परिणाम की घोषणा द्वितीय वरीयता मतगणना के बाद की गई। इसमें राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अजय कुमार सिंह को 2910 मत प्राप्त हुए। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने बड़ा फैसला किया है। हाल ही में रेड्डी की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। साल 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह बड़ा फैसला लिया गया। आंध्र प्रदेश के सभी 24 मंत्रियों ने कैबिनेट की एक बैठक में मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी को इस्तीफा सौंप दिया है। आंध्र प्रदेश में लंबे समय से ऐसे बदलाव की आशंका जगाई जा रही थी और आपको बता दें कि पहले चर्चा की थी कि ऐसा बदलाव दिसंबर 2021 में ही हो सकता है, लेकिन बाद में ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद खबर आई थी कि आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी सदस्य अप्रैल में इस्तीफा दे देंगे। अब सभी मंत्रियों ने औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। नए मंत्रिमंडल के गठन में जाति मानदंड की अहम भूमिका होने की संभावना है। रेड्डी ने जब 30 मई 2019 को मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला था, तभी घोषणा की थी कि वह 2.5 साल बाद अपने मंत्रिमंडल को पूरी तरह बदल देंगे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का बुलडोजर गुरुवार को समाजवादी पार्टी के एक विधायक की अवैध संपत्ति पर चल गया। रिपोर्ट के मुताबिक बरेली जिले के भोजपुरा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री सहजुल इस्लाम के कथित तौर पर अवैध रूप से निर्मित पेट्रोल पंप को जिला प्रशासन ने गुरुवार को ध्वस्त कर दिया। बता दें कि सहजुल इस्लाम ने कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भड़काऊ बयान देते हुए कहा था कि हमारी बंदूकों से धुआं नहीं, गोलियां निकलेगी। बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जोगेंद्र सिंह ने बताया, सपा विधायक इस्लाम के बरेली दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर परसा खेड़ा स्थित पेट्रोल पंप को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में जनता ने महिला प्रत्याशियों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया है। इस चुनाव में जो भी महिला प्रत्याशी जीत कर आई है, उन्हें कुल मतदान का 20% के औसत से जीत हासिल हुई है, जबकि पुरुष प्रत्याशियों की जीत का औसत कुल मतदान का 47% है। महिला प्रत्याशियों में से सिर्फ हाथरस से जीती बीजेपी की अंजुला सिंह माहौर ने 59% के औसत से जीत हासिल हुई। उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में सभी 403 निर्वाचन क्षेत्र के वोट शेयर के विश्लेषण के बाद यह खुलासा किया है। एडीआर के विश्लेषण पर नजर डालें तो पता चलता है कि 111 विधायकों ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदान किए गए कुल वोटों में से 50% और इससे अधिक वोट जीत हासिल की है। महंगाई की मार ने आपकी जेब को काटना शुरू कर दिया है। खाने पीने का सामान हो या रोजमर्रा की जरूरी चीजें, सबके दाम बढ़ने शुरू हो चुके हैं। बात यही नहीं रुकती है, गाड़ियां, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये सभी महंगाई के घोड़े पर सवार हो गई है। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ रहा है। हर सेक्टर में इनपुट कॉस्ट या मटेरियल की कीमत बढ़ी है। अब कंपनियों ने एक हद तक तो इस बढ़ोतरी को खुद झेलने की कोशिश की, लेकिन अब बात उनके बूथ से भी बाहर हो गई है। नतीजा यह है कि कंपनियां सामानों के दाम बढ़ाने लगी है, जिससे इनपुट कॉस्ट को ग्राहकों पर पास कर सके। तृणमूल कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति पर उनके बयान को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी को उनसे सीखने की जरूरत नहीं है। शाह ने बुधवार को राज्यसभा में दंड प्रक्रिया विधेयक 2022 पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए जब वह पश्चिम बंगाल गए थे तो उन पर आग के गोले फेंके गए। उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल गए थे तो उनकी गाड़ी पर हमला हुआ। शाह ने पश्चिम बंगाल सरकार पर हमले जारी रखते हुए कहा कि बंगाल में फांसीवाद की परिभाषा ही बदल गई है और अमित शाह तो कानून व्यवस्था के बारे में बोलने वाले अंतिम व्यक्ति होने चाहिए। कोरोना महामारी से उबर रही कंपनियां इस साल अपने कर्मचारियों को वेतन में बम्पर बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। माइकल पेज वेतन रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सामान्य वेतन वृद्धि 9% रहने की संभावना है, जो महामारी से पिछले वर्ष 2019 में 7% थी। और रिपोर्ट में कहा गया कि यूनिकॉर्न के साथ मिलकर स्टार्टअप और नए जमाने के संगठन वेतन वृद्धि की अगुवाई करेंगे और इनके पूरा औसतन 12% वृद्धि किए जाने की उम्मीद है।
कर्नाटक के हिजाब विवाद में खुखार आतंकी संगठन अल-कायदा का सरगना अयमान अल जवाहिरी भी कूद पड़ा है। हाल ही में आतंकी संगठन की ओर से जारी 8.43 मिनट की एक वीडियो क्लिप में जवाहिरी ने हिजाब आंदोलन के दौरान अपने कॉलेज में मजहबी नारे लगाने वाली छात्रा मुस्कान खान की बहुत तारीफ की थी। अब मुस्कान के पिता मोहम्मद हुसैन खान ने अल जवाहिरी की टिप्पणियों को फिजूल करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इसकी जरूरत नहीं है। मोहम्मद हुसैन खान ने कहा, मुझे नहीं पता कि वे कौन है। उन्होंने अरबी में कुछ कहा है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन आपको बता दें कि मोहम्मद हुसैन खान ने कहा है कि हम यहाँ शांति और सद्भाव से रहे। मुझे नहीं पता कि विदेश में क्या हो रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 11 और 12 अप्रैल को अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से होगी। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से गुरुवार को इसकी जानकारी दी गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 11-12 अप्रैल 2022 तक अमेरिका का दौरा करेंगे। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे। दोनों मंत्री चौथी भारत अमेरिका त्रिस्तरीय 2+2 वार्ता में इंडिया के डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे, जो 11 अप्रैल को वाशिंगटन डीसी में होगी। संसद का बजट सत्र जो 8 अप्रैल को समाप्त होना था, उसे एक दिन पहले ही समाप्त कर दिया गया। सत्र के अंतिम दिन संसद में पीएम मोदी ने विपक्ष दलों के प्रमुख नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी और पीएम मोदी की मुलाकात की फोटो सुर्खियां में रही। इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला और मुलायम सिंह यादव की फोटो भी सबका ध्यान खींचा। सत्र के अंतिम दिन पीएम मोदी के साथ साथ संसद के लगभग सभी सदस्य संसद में मौजूद थे। पीएम मोदी ने बाद में विपक्षी पार्टियों के प्रमुखों से मुलाकात की। बिहार के मंत्री जनक राम ने मांग की है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर से होने वाले अजान पर रोक लगनी चाहिए। बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री जनक ने कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का हवाला देकर हिंदुओं के पर्व के समय डीजे और तेज गति से वाहन चलाने पर रोक लगती है। उसी संविधान के हवाले से मस्जिदों द्वारा तेज आवाज में बजने वाले लाउड स्पीकर पर भी रोक लगनी चाहिए। गुरुवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री जनक राम ने कहा है कि मस्जिदों के आसपास अन्य समुदाय के परिवार भी रहते हैं। इसमें भारी संख्या में छात्र छात्राएं भी होती है। मस्जिदों में सुबह सुबह तेज आवाज से उनको बाधाएं उत्पन्न होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकार में मंत्री और मुझे इस संबंध में लगातार शिकायत मिलती है। दिल्ली में बने कुतुब मीनार परिसर से गणेश जी की 2 मूर्तियां हटाने के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को पत्र लिखा है। प्राधिकरण की ओर से कहा गया कि ये मूर्तियां जिस जगह पर स्थापित है वो अपमानजनक है। इनको राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा जाना चाहिए। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक एनएमए ने पिछले महीने पुरातत्व विभाग को एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था मूर्तियों को राष्ट्रीय संग्रहालय में सम्मानजनक स्थान दिया जाना चाहिए। यहाँ ऐसी प्राचीन वस्तुएं रखी जाती है। आपको बता दें कि एमएनए और एसएसआई दोनों केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। एनएम की स्थापना साल 2011 में स्मारकों और स्थलों इसके आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए की गई थी। यूपी के छात्रों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। योगी 2.0 के पहले 100 दिनों में 9 लाख छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन मिलने वाला है। सरकार ने योजना की तैयारियां शुरू कर दी है। जिले में युवाओं और छात्रों को चिन्हित करने का शुरू हो चुका है। जल्द ही टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण का काम बड़े पैमाने पर शुरू होगा। योगी 2.0 के 100 दिन के एजेंडे में छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। कुल 6,92,000 स्मार्टफोन और 5,39,000 टैबलेट योगी सरकार द्वारा बांटे जाने की योजना थी। इसमें 9 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट पहले चरण में बांटे जाएंगे। केरल में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 291 मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 65,35,048 हो गई। इसके अलावा मौत के 36 मामले सामने आने के साथ ही मृतकों की तादाद 68,264 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि केरल में उपचाराधीन रोगियों की संख्या 2,398 है। बीते 24 घंटे में 15,531 नमूनों की कोविड-19 जाँच की गई। बृहस्पतिवार को 327 लोग संक्रमण से उबरे हैं। शादियों की सीजन से पहले भारतीय सराफा बाजार में सोना चांदी ग्राहकों की खूब चहल पहल देखने को मिल रही है। इसकी वजह की शादी से पहले हर कोई गिफ्ट में देने को सोना चांदी के गहने खरीदना चाहता है। इस बीच अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि इन दिनों कीमत उच्चतम स्तर से करीब 5,000 रुपये कम है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में सोने की कीमत बढ़ सकती है। गुरुवार सुबह भारत में 24 कैरेट सोने के लिए सोने का दाम 52,140 रुपये है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 47,800 रुपये है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य सरकार द्वारा संचालित दुकानों से बेचे जाने वाले फलों और सब्जियों की कीमतों में कमी करने का ऐलान किया है। साथ ही केंद्र सरकार से ईंधन की कीमतों में कटौती करने, अस्थायी रूप से टोल टैक्स माफ करने और मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने का आग्रह भी किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार को मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतों में कमी करने के लिए एक नीति के साथ आना चाहिए। उन्हें अभी के लिए टोल टैक्स लेना बंद कर देना चाहिए। इसका असर कृषि उत्पादों की कीमतों पर पड़ रहा है। मैं अन्य राज्यों से भी मामले का समर्थन करने का अनुरोध करती हूँ।
आमतौर पर चुनाव से पहले पार्टियां ही अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान करती है, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है। इस बार आम आदमी पार्टी ने बताया है कि हिमाचल विधानसभा चुनाव में बीजेपी किसे मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने वाली है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा है कि बीजेपी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को हिमाचल का सीएम उम्मीदवार घोषित करने वाली है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी से घबराई हुई, इसलिए वो सीएम जयराम ठाकुर को हटाकर अनुराग ठाकुर को हिमाचल का अगला सीएम उम्मीदवार घोषित करने वाली। हिमाचल के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमन के बेटे अनुराग ठाकुर हमीरपुर सीट से लोकसभा सांसद है और केंद्रीय खेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।